अरे ये छोरा नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा सर। बेटा अब छिलेगा तो अब छिलेगा। अब शांत रहिए। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑनलाइन में देखिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑनलाइन में देखिए एक बार। चलिए शुरू करते हैं। कहां तक हुआ था बताइए मुझे, कहां तक हुआ था? रंग की बात, कलर की बात हो रही थी। चलिए, तो कलर में हमने एक लाइन और लिखिएगा, लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिखें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी किसकी क्लास है मेरे पास? देखिए, एक लाइन और लिखे इसके अंदर, बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बात शांत। एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। तो पहली बात तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करे। सही है ना बात? चलिए, तो अब यहां पर देख लेते हैं जो बात मैंने लिखवाई थी, उसमें एक ही तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए मैं बताऊं आपको, अगर सीधी और साफ बात करते हैं तो ये लाइन गलत खींची है, थोड़ा और सही कर दो इसको। क्या तुझे क्या करना, लाइन से टेढ़ी और सीधी है यार, क्या फर्क पड़ता है? आइए देखिए, यहां पर एक चीज बताना, ये याद है कि नहीं? E is inversely proportional to lambda। बताइए, ये फॉर्मूला याद है? E इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। क्या H और C कांस्टेंट है? अच्छा, क्या लैम्डा वेरिएबल है? अच्छा, ये है एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? अच्छा, मैं पुरानी बात पूछूंगा यहाँ पर, ध्यान से सोच के बोलना, आप जो भी पूछोगे आप, ठीक है? मुझे एक चीज बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर सोच के बोलना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर लिगेंड्स की अप्रोच एक्सियल या नॉन एक्सियल? क्या रिपल्शन एक्सियल वाले को ज्यादा मिलेगा? इजी ऊपर होंगे या T2G? नीचे कौन? T2G में कितने ऑर्बिटल? इजी में। अच्छा, नीचे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एनर्जी गैप ज्यादा होगा। अच्छा, ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा, ये जो स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, क्या ये मेटल और लिगेंड के अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है? अच्छा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बताइए क्या एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी? एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो बताइए स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा होने से नीचे बताइए क्या पेयरिंग हो जाएगी बेटे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग आसान या मुश्किल है? और वीक लिगेंड में पेयरिंग होती है। सही है। तो एक सिंपल बात है, इस एब्जॉर्ब एनर्जी को हम स्प्लिटिंग एनर्जी का नाम देते हैं। अब एक बात बताइएगा मुझे, इन केस अगर मैं बात कर रहा हूं इन केस ऑफ एसएफएल, ध्यान देना, इन केस ऑफ एसएफएल बताइए स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू ज्यादा या कम? ज्यादा। इसका मतलब लैम्डा एब्जॉर्ब कम। सही है बात? स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू ज्यादा मतलब लैम्डा एब्जॉर्ब कम। और इसी तरह अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं इन केस ऑफ WFL, इन केस ऑफ WFL उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कम और लैम्डा एब्जॉर्ब ज्यादा। और यहीं से एकमात्र क्वेश्चन आता है कलर प्रॉपर्टी को। आज तक के इतिहास में AIPMT हो या नीट हो, डजंट मैटर, सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन आया है जो इस पर बेस्ड है। और उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो देखिए बहुत आसान चीज, मान लीजिए एग्जांपल लेते, ध्यान देना। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? हाँ, ये WFL है। अमोनिया, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है। साइनाइड क्या इससे भी स्ट्रॉन्ग है? अच्छा, कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या? नाइट्रोजन डोनर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या? ऑक्सीजन डोनर, हैलाइड। अच्छा, 4D 5D के साथ एवरी लिगेंड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड? एवरी लिगेंड
कोई सभी किसी भी तरह का, बस चेक 3D के साथ करना है। किसके साथ? क्योंकि 3D के साथ स्ट्रॉन्गर, उसमें भी क्या D4 से D7 लिगेंड को चेक करना है? D1, D2, D3, D8, D9, D10 लिगेंड चेक करना ही। आंसर गलत आएगा बेटा, चेक कर लिया। हाँ ना, चेक नहीं करना। बताइए लेफ्ट राइट जा रहे, देख बेटा ऊपर देख, ऊपर क्या लिख रहे हो, इधर देखो। अभी आप, अभी तो मैं लिखवा रहा हूं, इधर देखो। बताइए बेटा लेफ्ट राइट जा रहे, लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है क्या? वेरी गुड। लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बताइए स्प्लिटिंग एनर्जी। वेरी गुड, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी तो बताइए एनर्जी एब्सॉर्ब। क्या लैम्डा एब्सॉर्ब कम हो जाएगा? एकमात्र क्वेश्चन आया है अभी तक इस प्रॉपर्टी से, सिर्फ एक मात्र, वन एंड ओनली, केवल इस तरह का एक क्वेश्चन आया है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं आया। बाकी करोड़ों कॉम्प्लेक्सेस है, जिसको कलर याद करना है वो याद करते रहिए, 5-10 साल में याद हो जाएगा, जब तक डॉक्टर भी बन जाएगा। उसके बाद कलर याद करते रहना, इधर उधर बोलते रहना, रोड पे लहराता रहना। सही है बात, गलत क्या है उसमें? और क्या, जमाना लहराने वालों का है बेटे। बेटा इस कॉम्प्लेक्स का नाम तो बता। हाँ, ब्लू विट्रियोल है, CO4.5S2 है। कलर क्या है? वेरी गुड भैया, ब्लू विट्रियोल है। कोई पूछे कलर क्या है कि क्या कलर है सर, तो कलर बताइए। यहां से टेम्परेचर दिया, बताइए क्या पांचों वाटर मॉलिक्यूल मैंने बाहर निकाल दिए? क्या कॉपर सल्फेट बनेगा? वेरी गुड। पहले क्या था, अब क्या है? कलर। क्या पहले कलरफुल था? क्या अब कलरलेस है? कलरलेस होने का रीजन दिखाई दिया? आइए देखते हैं। बताइए क्या बेटा लिगेंड्स हैं क्या? कितने हैं? क्या लिगेंड्स आएंगे तो क्या स्प्लिटिंग होगी? स्प्लिटिंग होगी तो क्या डीडी ट्रांजिशन होगा? डीडी ट्रांजिशन होगा तो कलर भी आएगा। अच्छा बताइए, हेलोजन्स कलरफुल है क्या? रीजन होमो-लोमो ट्रांजिशन है। होमो-लोमो ट्रांजिशन सुना है? हेलोजन्स का कलर याद है? वायलेट किसका है? रेडिश ब्राउन, ग्रीनिश येलो और लाइट येलो। ऐसी कौन सी हेलोजन है जो पानी में जाने के बाद ब्लीचिंग एक्शन देती है? क्लोरीन देती है। क्या पानी में जाने के बाद 2 बार नहाती है? कितनी बार नहाती है? क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देती है? क्या उसमें HOCl बनता है? क्या वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन देता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HOCl अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है या HClO4? हाँ, HOCl कारण है नाइट्रोजन ऑक्सीजन देना। ये पूछा था मैंने। बहुत से क्या करा, ज्यादा दिमाग लगा के आया और उसमें +7 बता रहे ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जबकि अगर ऐसा होता तो ब्लीचिंग एक्शन में HOCl नहीं HClO4 भी होता। सही है, भूलना मत, भूलने का। अब आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक बात बोलिए, ये आ गया, बताइए क्या लिखो इसके लिए? लिख दूं मैं नो लिगेंड? किसी को दिक्कत परेशानी है क्या? ऐसी बातें चलन चुपन है क्या भाई? किसी को इससे चलन हो रही हो बता देना, कलर बदल दूंगा। नो लिगेंड, नो स्प्लिटिंग, नो डीडी ट्रांजिशन, नो कलर और नो मीन्स जबरदस्ती करना अच्छी बात। अच्छा ये नो तो बात होगी। अब बताए, अगर मैं इसको पानी में डाल, ये क्या एनहाइड्रस या हाइड्रस? मैंने इसको फिर से पानी में डाल दिया, बताइए क्या फिर से कलरफुल हो जाएगा? रीजन बताओ। यस लिगेंड, यस स्प्लिटिंग, यस डीडी ट्रांजिशन और यस मतलब जबरदस्ती करना अच्छी बात। एक और एग्जांपल लेते देखिएगा। जगह कम है पर हम इंतजाम कर लेंगे बेटे, हम कम जगह में भी इंतजाम कर लेते हैं। आइए सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो।
क्या वीक फील्ड लिगेंड है? पर लिगेंड तो है ना, स्प्लिटिंग कम होगी ना, पर होगी ना, डेडी ट्रांजिशन होगा ना, कलर आएगा ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? क्या कलर वॉयलेट होगा क्या? तुम्हें पता नहीं, ये मैंने बताया है क्योंकि मुझे पता है। अब आज के बाद आपको भी पता होना। मैं जो जैसे आपको इसका पता, जैसे मैंने पूछा ब्लू विट्रियोल का कलर क्या है, सही है। ग्रीन विट्रियोल का कलर, क्या बात है, मतलब यार गजब हो गया भाई साहब, अच्छा गजब भाई साहब, ताज्जुब। अच्छा व्हाइट विट्रियोल का कलर, क्या बात है। इस दीवार का कलर क्या है? तो कलर पहचान लेते हो यार, क्या बात है। अच्छा एक बात और बताइए, NITMG होल्टवाइज का PPT क्या है? रोज रेड, तो सब आता है भाई। अच्छा ब्राउनरी कॉम्प्लेक्स का कलर, क्या बात कर रहा है यार, क्या हो गया भाई। मतलब सारे कलर याद है मतलब। अच्छा प्रशियल ब्लू, यार गजब, तुम्हें कलर कैसे याद है यार, ये जादू हो रहा मतलब। जादू, ये जादू का असर नहीं है। पढ़ाई भी तो इसलिए कर रहा है। आए बेटे, चलिए बताइए इसका कलर क्या है बेटे? अच्छा एक वो बताओ, स्विट्जर सॉल्ट का कलर क्या है? कलर ब्लू है। अच्छा एक चीज बताइए, स्विट्जर सॉल्ट में, अच्छा स्विट्जर सॉल्ट को आप बनाओगे तो एसिडिक मीडियम या बेसिक? बेसिक। एसिडिक मीडियम में बनेगा नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? वो अमोनिया, अमोनियम आयन में बदल जाएगा, और फिर वो लिगेंड, और जब लिगेंड ही नहीं तो कॉम्प्लेक्स भी। बताइए टेम्परेचर देखिए, क्या 6 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा क्या? क्या TiCl3 बनेगा क्या? कलरफुल या कलरलेस? कलर, कलरलेस होने का रीजन, नो लिगेंड्स, नो स्प्लिटिंग, नो DD ट्रांजिशन, नो कलर। अच्छा फिर से, हाँ। अच्छा फिर से कलर, फिर से अगर पानी मिला दूं तो कलर आ जाएगा। तो देखिए लिगेंड्स आएंगे तो कलर आएगा, और लिगेंड्स जाएंगे तो कलर। अब शुरू, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कोई भी आपसे पूछे कि बताइए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलरफुल होने का रीजन क्या दोगे? होमोलोमो ट्रांजिशन या DD ट्रांजिशन? और DD ट्रांजिशन कब आएगा? जब स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी? सिंपल, सही है बात। तो अभी तो जगह है नहीं, अब लिखो पहले, फिर करते हैं बात। एक दो चीजें और लिखूंगा, बाकी क्वेश्चन आज तक सिर्फ या तो ये वाली प्रॉपर्टी या ये वाली प्रॉपर्टी से पूछा गया है, कलर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एनर्जी अब्सॉर्ब और अब्सॉर्ब टू वेवलेंथ, ये आपको आंसर देना है तरीके से, तमीज से। अच्छा ये बताओ स्पिन कब डिफाइन करोगे? कहां पर? D1 D2 D3 8 9 10 या D4 से D7? क्या D4 से D7 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है डायरेक्ट लो स्पिन बोल देंगे, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है डायरेक्ट हाई स्पिन बोल देंगे? वो डायरेक्टली करना है बस। D1 D2 D3 D8 D9 D10 में आपको नहीं बोलना है। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या लगाएगा? CFT PPT, और बाकी सभी जगह बस क्वेश्चन इसी तरीके से करिए, ये ध्यान रखना है स्पेशल, बहुत जरूरी बात है। गलती मत करना वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, वो गलत हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, उसकी बात सबसे लास्ट पे करेंगे। अभी पहले हम छोटे टॉपिक पढ़ लेंगे, जैसे दो टॉपिक और है उसमें, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड एप्लीकेशंस।
फिर एक बड़ा टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म, उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे आराम से। क्योंकि उसमें थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और दम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। यस, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर एक क्वेश्चन आया है, हाँ, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर लिगेंड चेंज होंगे, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर लिगेंड बदलेंगे तो भी कलर बदलेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग बदलेगी, क्योंकि कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर और ज्यादा, तो डीडी ट्रांजिशन की वैल्यू बदलेगी तो कलर बदल सकते हैं सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। सारा खेल स्प्लिटिंग का है ना, जहां पर डीडी ट्रांजिशन एनर्जी गैप कम होगा, डीडी ट्रांजिशन इजी हो जाएगा, तो एनर्जी गैप जहां पर कम होगा लैम्डा एब्सॉर्ब बढ़ जाएगा, तो और जहां पर एनर्जी गैप ज्यादा होगा लैम्डा एब्सॉर्ब कम हो जाएगा। हो सकता है इतना कम हो जाए कि वो विजिबल रेंज से ही बाहर निकल जाए। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जैसे साइनाइड, तो साइनाइड के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो विजिबल रेंज से बाहर निकल जाता है, और विजिबल रेंज से बाहर निकल जाता है, इसलिए बोलते हैं कि मैक्सिमम साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। कारण है स्प्लिटिंग का ज्यादा होना, स्प्लिटिंग ज्यादा होने से लैम्डा एब्सॉर्ब कम हो जाता है और वो विजिबल रेंज से बाहर निकल जाता है, तो साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस बोले जाते हैं स्पेशल, पर सारे कलरलेस होंगे जरूरी नहीं है। अच्छा, हमने इससे पहले एक चीज पढ़ी थी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अच्छा, एक बार बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऊपर क्या है बेटा, 0.6 या 0.4? नीचे क्या है? नीचे मतलब माइनस या प्लस? ऊपर प्लस, ठीक है। हाँ, 3/5 और 2/5, है ना, और 2.4 को 12/5 भी बोलते हैं, ठीक, जरूरी है। बाद में क्वेश्चन करें कि सर आपने 2.4 लिखवाया था इसमें, यहाँ तो 12/5 दिया है। हाँ बोलिए। क्योंकि जितनी रिलीज है उतनी एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब होने के बाद स्प्लिटिंग, फिर डीडी ट्रांजिशन। देखिए आसान बात है, बहुत सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसी का एग्जांपल ले रहा हूं। ये आपका इजी हो गया, ये आपका T2C हो गया, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2C से ऊपर की तरफ जाएगा, इसी को बोलेंगे डीडी ट्रांजिशन, सही है। देखो, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ, T2C से EC की तरफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऊपर शिफ्ट मतलब डी से डी में ट्रांजिशन, डी से डी में ट्रांजिशन, दिस इज डीडी ट्रांजिशन। एफ से एफ में ट्रांजिशन मतलब एफ ट्रांजिशन। होमो से लोमो में ट्रांजिशन मतलब होमो लोमो ट्रांजिशन। इस तरह के चीजों के हिसाब से कलर प्रॉपर्टी आती है। अब आप जानते ही है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, क्या करता हुआ आएगा नीचे, एनर्जी लेकर या देकर, मतलब रिलीज करता हुआ नीचे आएगा। और कलर एब्जॉर्ब करेगा, किसी वेवलेंथ का कोई कलर एब्जॉर्ब करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि सब लोग एक सर्किल बनाते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए, है ना, मुझसे सर्किल ढंग का बनता नहीं। VIB BGG, BG मतलब ब्लू ग्रीन, उसके बाद ये YG YORP, P मतलब पर्पल, पिंक नहीं, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। देखो, जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, कौन सा, वॉलेट, तो इसका एब्जॉर्ब कलर क्या होगा, येलो ग्रीन, सही है बात। तो इस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री कलर आते हैं। कोई अगर ब्लू नजर आ रहा है तो एब्जॉर्ब क्या, और कब एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन ने ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए, हाँ,
और नीचे आते हुए और फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं। सही है ना? इसी को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन, डी से डी में होने वाला ट्रांजिशन। तो कोई आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर आने का रीजन, बोलना है डीडी ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक के कंपाउंड्स का कलरफुल होने का रीजन एफ एफ ट्रांजिशन। हेलोजेंस के कलरफुल होने का रीजन होमो लोमो ट्रांजिशन। तो 3 प्रॉपर्टी तो ये पढ़ी हमने कलर की, 2 प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे आगे जाके। 5 तरीके से कलर बताया जाएगा। 3 तरीके आपको पता है, हेलोजेंस का होमो लोमो ट्रांजिशन, दूसरा डीडी ट्रांजिशन और तीसरा एफ एफ ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक के इसलिए सिर्फ इतनी बताते हैं, वरना एफ एफ ट्रांजिशन वहां पर भी होता, पर आंसर तो देना है, याद रखना है डायरेक्टली। देखो हाँ, फोटॉन्स का स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यस, तो वो तो स्प्लिटिंग में काम आ गई। स्प्लिटिंग के बाद, जब स्प्लिटिंग हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन डी से डी में जाएगा, फिर एनर्जी रिलीज करता हुआ नीचे आएगा और विजिबल लाइट का एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी कौन सा? एक्साइटेशन एनर्जी देनी पड़ेगी उसकी। एक्साइटेशन, बिल्कुल एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए उसके लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बैंड स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हो, वही चीज है। हाँ, अगर याद हो जाए तो याद कर लो, वरना कोई दिक्कत, क्योंकि कलर से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, और जो क्वेश्चन कलर से आएंगे वो तुम्हें याद, उनके कलर याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस है कलर उनके। अच्छा ये तो बताओ, एनआईडीएमजी ओल्ड वाइस में टोटल चिलेट रिंग है कितनी? 4 है। 5 मेंबर कितनी है? 6 मेंबर। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक। क्या निकल आयन के टेस्ट में काम आता है? ठीक। अच्छा, सल्फाइड आयन के टेस्ट में कौन सा कॉम्प्लेक्स काम आता है? सल्फाइड आयन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सल्फाइड आयन के टेस्ट में काम आता है। लिख दिया आपने? अच्छा, रूबी का रेड कलर क्या क्रोमियम 3+ इंप्योरिटी है, और उसमें भी डीडी ट्रांजिशन। और एमरेल्ड का ग्रीन कलर क्रोमियम 3+, और उसमें भी डीडी ट्रांजिशन है। सही है ना? ये दोनों बातें जरूर। अच्छा, रूबी का फॉर्मूला क्या? L2O3 के 4 नाम है, कौन कौन से? एल्यूमिना, रूबी, सफायर, कोरंडम। और क्या एमराल्ड इज अ टाइप ऑफ साइक्लिक सिलिकेट? बेरिल। ठीक है ना? ये मैंने पहले लिखवा दिया था, और इसमें बोला भी था, इसमें क्वेश्चन आया है, और क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो बहुत जरूरी है बेरिल। और बेरिल इज अ टाइप ऑफ साइक्लिक सिलिकेट। अच्छा, सिलिकेट से याद आया, सिलिकेट्स क्या है? प्लेन और नॉन प्लेन? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, आर्टिफिशियल या नेचुरल? हाँ, और सिलिकॉन्स? सिलिकॉन्स आर्टिफिशियल है। ठीक, क्या कैसे बनाए जाते हैं? कंडेंस करके बनाते हो तभी सिलिकॉन्स बनेंगे, अदरवाइज सिलिकॉन्स बनना पॉसिबल? पॉलीमराइज तभी होंगे भाई। चलिए, कॉस्मेटिक सर्जरी, वाटर प्रूफिंग। अच्छा, वाटर रिपेलिंग नेचर के क्यों होते हैं? एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? समझते हो ना? अच्छा, एल्काइल की जगह अगर फिनाइल ग्रुप आया तभी चलेगा? बस, एराइल एल्काइल दोनों चलेंगे। सही है बात? चलिए, इसके नीचे लिखें। अच्छा, एक चीज और बताइए मेरे को, एक मिनट पीछे देखा, मेरे को एक छोटी सी चीज देखनी है। पीछे लिखा हुआ है कुछ? अभी नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है तो फिर क्या देखेंगे? अभी कॉपी नई नई बनाइए। ठीक है, नई नई कॉपी है, तो एक कॉपी भर गई, तो तूने इतनी मोटी क्यों बना ली? अब तो काम नहीं आएगी ज्यादा। अच्छा, कुछ और लिख लेगा, ठीक। अच्छा, कुछ और लिख लेगा। चलिए, इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, हेडिंग डालिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हेडिंग डालिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आप ही बताना इसमें, बस मैं तो एक छोटी सी बात बोलूंगा। ऑडियो म्यूट नहीं हुआ क्या? देखते हैं, एक मिनट होल्ड करना बेटे, होल्ड पे रहना तुम लोग। मैं एक बार देख लूं ये कौन है उम्मीदवार।
जो बीच बीच में यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर कलर्स के नेम रिपीट कर दीजिए। अब ब्लू विट्रियोल में कलर का नेम क्या रिपीट करूंगा? कौन से कलर के नेम रिपीट करूं बेटे? कौन से कलर देख रहे हो तुम? चलिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए एक बात और, ये मैं आपको सिर्फ और नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन इससे नहीं करना। सीधी और साफ बात बोल रहा हूं भाई, क्वेश्चन कर लिया तो वैसे तुमसे बनेगा नहीं, कंफर्म है, पर कोशिश भी नहीं करना। मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सीएफटी, बाकी सभी जगह भी, पर फिर भी आपको ये पढ़ा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में है, इसलिए थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। आइए बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मुझे एक बात का आंसर देना, छोटा सा पूछूंगा सिर्फ। 4 में अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल है। मुझे एक चीज बताइए, अगर DsP2 हुआ तो क्या ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है? क्या हाइब्रिडेशन बदलने से क्या ज्योमेट्री बदल रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बताओ हाइब्रिडेशन कितने तरह के हो सकते हैं? क्या sp3 d2 होगा? क्या d2 sp3 होगा? पर क्या ज्योमेट्री एक ही तरह की है? क्या नाम है ज्योमेट्री का? और क्या? पक्की बात? चलिए आप सोच के बोलना, दिमाग लगाना। ये T2G और ये EG, बताइए नीचे कौन, ऊपर कौन? कौन सी स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल है। कितने ऑर्बिटल है इसमें? इसमें नॉन एक्सियल एक्सियल, ये क्या ये नीचे वाले नॉन एक्सियल है, ऊपर वाले एक्सियल है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड को स्टेबलाइज कौन कराता है, T2G या EG? लोअर एनर्जी लेवल पर है। अब सोच के बोलना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी? जी का मतलब है जिरेड। आपको जिरेड मैंने पढ़ाया था, याद आया? बस उसी से समझा रहा हूं, सोच के बोलना। जिरेड का मतलब बताइए, सिमेट्रिकल है। जिरेड का मतलब जो कभी भी चेंज नहीं होता। सही है ना बात? सुनना मेरी बात कि मैं किस वजह से बोल रहा हूं ये बात, ध्यान से सुनिएगा। सुनने वाले को समझ में आएगा, बाकी खेल खत्म। ठीक है, तो जी का मतलब जिरेड, जिरेड का मतलब सिमेट्रिकल। आओ बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। हाइब्रिडेशन डिफरेंट हो सकता है बट ज्योमेट्री हमेशा सेम रहती है ऑक्टाहेड्रल। बताइए ज्योमेट्री हर जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सेम रहेगी या बदल जाएगी? सेम रहेगी, इसीलिए हमने जी को यूज में लिया है। T2G और EG बोलते हैं, कारण है जेरेडिटी है। जेरेडिटी का मतलब सिमेट्रिकल है, हर जगह ऑक्टाहेड्रल। सही है बात? पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात करूं तो बताइए, क्या हाइब्रिडेशन के बदलने के साथ साथ ज्योमेट्री भी बदल जाती है? अब बताइए ज्योमेट्री कैसे रही, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल इसका मतलब सेम रही या बदल गई? बदल गई तो फिर वहां पर जी टर्मोलॉजी को यूज, तो फिर क्या लिखोगे वहां पर? T2 और E ओनली। सही है बात? और एनसीईआरटी भी यही लिखता है, और अपन को भी। और पिछली बार किसी ने गलती से टेट्राहेड्रल पढ़ाते वक्त अगर जी लगा दिया हो तो माफ कर देना उसको, वो गलती हो जाती है। सही है बात? तो अब जी नहीं लगाना टेट्राहेड्रल में, याद रखना। क्यों, ये बताइए, आप मुझे समझाइए क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर हाइब्रिडेशन के बदलने के साथ साथ क्या ज्योमेट्री भी बदल रही है? कभी टेट्राहेड्रल तो कभी स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल 4 में कैसे आ जाएगा? क्या है भैया, कोरे कोरे सपने। तो ये सपने कोरे कोरे मत रखो। अब बोलो दोबारा, बोलो दोबारा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितनी तरह की ज्योमेट्री हो सकती है? कौन कौन सी? क्या ज्योमेट्री बदल रही है? इसका मतलब सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? तो वहां पर जिरेड लिखने की जरूरत, बस T2 और E लिखो गया। ऑक्टाहेड्रल में बताइए कि हर जगह ज्योमेट्री सेम रहेगी, इसका मतलब वहां पर जेरेडिटी है, सिमेट्रिकल फिनोमिना है, इसलिए T2G और EG लिखते हैं। आई बात समझ? अब आइए बनाते हैं एक छोटा सा बात।
आओ बेटे, आओ देखो, 1 2 3, L1 L2 L3 L4। बेटा लिगेंड कितने? ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल बोलो। 109 डिग्री 28 मिनट है। बताइए क्या बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है? बोलो ना यार। भाई मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप तो आंसर, मैं कुछ भी पूछूं क्या फर्क पड़ता है, तुम तो आंसर दो। 180 डिग्री एंगल है या नहीं? अच्छा ऑक्टाहेड्रल में है कितने 180? कितने? क्या 3 180 है? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, कितने 180? बताइए ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स की अप्रोच एक्सियल नॉन एक्सियल? क्योंकि 180 डिग्री एंगल था, यहां पर 180 डिग्री है या नहीं? इसका लिगेंड की अप्रोच एक्सियल या नॉन एक्सियल? नॉन एक्सियल है, तो बताइए एनर्जी ज्यादा किसका बढ़ेगा, एक्सियल का या नॉन एक्सियल का? अच्छा नॉन एक्सियल का बढ़ेगा, तो बताइए ऊपर कौन जाएगा? T2G नहीं। बताइए क्या ऊपर जो है बेटा, क्या T2 जाएगा और नीचे E रह जाएगा? सही है ना बात? मैंने जी क्यों नहीं लगाया? इसको इज्जत देना अच्छी बात, क्योंकि अपनी ज्योमेट्री बदल रहा है, और जो सेम रहेगा हर जगह उसको दी जाती है इज्जत, और जो हर जगह बदल जाए उसको इज्जत नहीं दी जाती। बेटा ध्यान रखना जिंदगी में। व्हाट इज BC? बैरी, याद है बैरी सेंटर? चल बेटा यहां पर देखना, अब आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, सोच समझ के बोलना बेटे, अच्छा नहीं होगा। बताइए स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर ज्यादा किसमें है, ऑक्टा या टेट्रा? क्या फॉर्मूला याद है? बोलो फॉर्मूला क्या है? 4/9 डेल्टा, याद है ना? बताइए स्प्लिटिंग ज्यादा ऑक्टाहेड्रल में होती है टेट्राहेड्रल? अब याद करो वो दिन जब ऑक्टाहेड्रल में हमने ऊपर लिखा था +0.6 और नीचे लिखा था -0, बदल के हो जाएगा ऊपर +0.4 डेल टी, नीचे -0.6 डेल टी। सही है बात। और अगर मैं CFSE का फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला आप ही बनाओगे, बताना मुझे फॉर्मूला CFSE का। चलो फॉर्मूला बोलो CFSE का क्या लिखो, बोलो। -0.6 डेल टी इंटू NE प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू NT2 और पेयर 0, क्योंकि न्यू पेयर कभी आएगा नहीं, क्योंकि स्प्लिटिंग कम होने की वजह से पेयर कभी बनेगा नहीं ना। सही है बात। और जब भी पेयर बन गया नया, इलेक्ट्रॉन की पेयर ही हो गई और नया पेयर बन गया, तो फिर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी नहीं, ये स्क्वायर प्लेनर की तरफ चली जाएगी। आ गई बात समझ? क्या बोला सुनो तुमने? क्या बोला दोबारा बोलना। कि अगर यहां पर, रुको रुको, मैं ही बोल देता हूं, कोई बात, हर बात हर वक्त सुनी जाए ये जरूरी नहीं। अब क्यों जरूरी नहीं है? जरूरी है। यहां क्या बैठेगा के लिए हो? बताइए क्या बोला, सुनो ध्यान से। मैंने यहां पर, आपको याद है मैंने पेयर नहीं लिखा, जबकि ऑक्टाहेड्रल में मैंने XP लिखा था। अच्छा XP में प्रेफरेबल आंसर क्या है, टोटल पेयर या न्यू पेयर? याद है ना? पर मैंने यहां पर पेयर मेंशन नहीं किया, क्यों? स्प्लिटिंग लेस या मोर, तो पेयर कभी नया आएगा नहीं। दूसरी बात, अगर पेयरिंग हो भी गई और नया पेयर आ भी गया तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी नहीं, क्या बन जाएगी? और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग इससे अलग होती है, क्योंकि ज्योमेट्री बदल गई बिल्कुल। सही है बात। और मैं स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग नहीं पढ़ा रहा आपको, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इसलिए मतलब भी नहीं। सिर्फ टेट्राहेड्रल पढ़ाया है और वो भी काम नहीं करना, उसको भी VBT से करना है आपको आंसर देने की। बस इसको लिख लो कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आप हर चीज का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आंसर दिया जा सकता है। वैसे तो 100% कंफर्म है कि टेट्राहेड्रल से क्वेश्चन अगर आया तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटीड है। आप VBT से आंसर दे देना, VBT से आंसर दे देना, आसान रहेगा। इसमें ये बताओ मुझे T2 ऊपर क्यों गया? लिगेंड्स की अप्रोच कैसी है, एक्सियल नॉन एक्सियल? इसलिए T2 ऊपर। और ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स की अप्रोच कैसी है, एक्सियल, इसलिए उसमें इजी ऊपर होता है। अच्छा स्टेबलाइज कौन कराता है, लोअर एनर्जी लेवल वाला या हायर वाला? इसमें कौन कराएगा? ई। और उसमें कौन कराएगा? T2G।
अच्छा, इसमें वैल्यू क्यों बदल गई ये बताओ, देखना। हाँ तो क्या वैल्यू क्यों बदल गई बताओ, ये देखना, ये बैरी सेंटर से ऊपर जाता है इजी, तो यहां होता है +0.6 डेल ओ, और ये नीचे आता है T2C, तो ये होता है -0.4 डेल ओ। बताइए वैल्यू कैसे बदल गई, कैसे किया मैंने? आसान, इससे भी आसान तरीका याद रखने का, देखो कितने ऑर्बिटल है बोलो, इधर देखो, लिखना बंद करो, बस एक छोटी सी बात देख लो, कितने ऑर्बिटल, वैल्यू बोलो। 0.4। हाँ, 4 और 0.4 में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, बताइए। नहीं नहीं, 0.4 इंटू 3 1.2, 0.6 इंटू 2, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब बताओ यहां पर, बोलो 0.6 इंटू 2, 0.4 इंटू 3, आसान तरीका है। इसलिए उल्टा, अब जब आप इसको पलटोगे, ऑब्वियसली बात है वैल्यू भी पलटेगी, क्योंकि वैल्यू तो 1.2 और 1.2 ही होनी चाहिए दोनों की। यही तो, यही इसीलिए बनाया गया था, पर सारी बातें आपको बताऊं जरूरी नहीं है ना, सारी बातें आपको बताऊं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका काम सिर्फ इतना है कि आप नीट में क्वेश्चन सही करके आइए, पीएचडी करना नहीं है। आपको इसलिए बता दिया गया कि ठीक है आपको याद रहे, बस और कुछ, बाकी बातें बहुत सारी है, पर जरूरत नहीं है ना उन चीजों की। अपन को तो सिर्फ एक 11 और 12 का एग्जाम देना है, बात खत्म। उसके बाद कॉलेज में कभी पूछेगा नहीं कि क्या होता है स्प्लिटिंग। वो इसीलिए क्योंकि लो स्पिन बनते ही वो स्क्वायर प्लेनर बन जाता है, क्योंकि पेयरिंग हो जाती है। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्योंकि यहां पर पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि एनर्जी का बहुत कम है, तो पेयरिंग के चांसेस मिनिमम, मतलब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और जब ये पेयरिंग होगी लो स्पिन बनेंगे, तो फिर टेट्राहेड्रल रहेगा नहीं, वो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। इसीलिए लिखा रहता है, सही बोल रहा है, इसीलिए लिखा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अभी बोला मैंने कि पेयरिंग यहां पर होती नहीं है, और पेयरिंग नहीं होगी तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो गए, और अगर पेयरिंग हो जाएगी तो लो स्पिन बनेगा, पर लो स्पिन के केस में फिर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं स्क्वायर प्लेनर, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं टेट्राहेड्रल, ये मतलब होता है। लिख लिया, लिखे, इसके नीचे लिखे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, मैं फिर बोल रहा हूं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही क्यों ना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना ही क्यों ना हो, या चिलेटरिंग निकालना ही क्यों ना हो, आईयूपीएससी हर चीज पढ़कर जाएंगे। बोल रहा हूं फिर से, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। लिखे, हेडिंग डालिए इसके नीचे, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अच्छा, एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो इसमें आप, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ऑर्गेनो मेटालिक में मत लिखना वो तो अभी हेडिंग डलवाया है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस समझ सकते होंगे। हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग नहीं है, पेयरिंग नहीं है मतलब वो टेट्राहेड्रल बनेगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में लो स्पिन बन गया, तो फिर वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी नहीं, वो स्क्वायर प्लेनर। सही है बात, पेयरिंग हो जाएगी। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन वीबीटी से करना है, सीएफटी से नहीं। 6 का सीएफटी से करना है, वीबीटी से नहीं। आंसर सही आ जाएगा और क्वेश्चन एक ही आएगा। लिखे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में लिखे, ये भी बहुत जरूरी है साहब। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में लिखे, दोज कंपाउंड्स इन विच those compounds in which carbon of hydrocarbon part, those compounds in which carbon of hydrocarbon part
carbon of hydrocarbon part is directly bonded with with metal metalloid non-metal metalloid non-metal के लिए ब्रैकेट में लिखें which are less electronegative than hydrogen, which are less electronegative than hydrogen. Which are less electronegative than hydrogen. लिख लिया? इसके नीचे लिखो टाइप्स ऑफ OMC. Types of OMC, organometallic compound. Types of OMC. लिख दिया? आइए देखें इधर. छोटी छोटी बातें बोलना, सिर्फ छोटी छोटी बातें पूछूंगा. बहुत आसान कैटेगरी है, बहुत सिंपल है. आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, कौन नहीं है. सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है, पहचानने से पहले टाइप बता रहा हूं, फिर पूछूंगा पहचानने वाली बात. ठीक है, आइए बात करें. सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, बताओ. सिग्मा बॉन्डेड OMC. क्या लिखा है? मतलब हाइड्रोकार्बन वाले कार्बन से डायरेक्टली मेटल अटैच है, या मेटलॉइड अटैच है, या फिर ऐसा नॉन मेटल अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है और वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड OMC. जैसे देखिए पहला वाला RMGX में बताइए, क्या ये मेटल जो है हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड से अटैच है? दिस इज सिग्मा बॉन्डेड OMC. सेकंड वाला का नाम बताओ बेटे. क्या सिग्मा बॉन्ड से अटैच है? सिग्मा बॉन्ड से अटैच है. देखो देखो, AlCH3 होल थ्राइस. नाम क्या है? जिगलर नाडा. सुना है कभी? अच्छा, यहां पर मिथाइल की जगह इथाइल भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा. NCERT दोनों लिखता है, मिथाइल भी लिखता है, इथाइल भी लिखता है, तो दोनों हो सकता है. जिगलर नाडा सुना है? क्या ये पॉलीमराइजेशन में काम आता है? एल्कीन्स का पॉलीमराइजेशन. अच्छा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है या होमोजीनियस? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोजीनियस? जहां पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, और जहां पर सेम हो होमोजीनियस, डिफरेंट हो हेट्रोजीनियस. चलिए, ये क्या है? हाँ, क्या ये सिलिकॉन है? क्या सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड और वो हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली अटैच है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू? दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक पॉलीमर्स. सही है बात? बताइए, इसका नाम क्या लिखा है? टेट्रा इथाइल लेड. क्या ये एंटी नॉकिंग एजेंट है? एंटी नॉकिंग एजेंट जो पेट्रोल जब भरते थे ना, तो गाड़ी के अंदर टक टक की आवाज आती थी, उस नॉकिंग को कम करने के लिए इसको मिलाया जाता था, जो ऑक्टेन नंबर को बढ़ाता था, और ऑक्टेन नंबर बढ़ाने की वजह से नॉकिंग की आवाज कम हो जाती थी. इसे बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल एडिटिव्स. सही है. ये सारे एग्जांपल जो लिखे हैं मैंने, सब सिग्मा बॉन्डेड OMC है, क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन से मेटल या फिर मेटलॉइड सिग्मा बॉन्ड से अटैच. सही है बात? आइए सेकंड कैटेगरी को देखते हैं. इसका नाम बताओ. जाइसिस सॉल्ट. ढंग से बोल ले बेटे. क्या बोलेंगे? जाइसिस सॉल्ट. क्या बोल, दोबारा बोल. बस ठीक, अब ठीक. हाँ, जाइसिस सॉल्ट में मुझे एक चीज बताइए. ये एक बात बता दे बेटे बस, इसमें प्लेटिनम पर चार्ज +2 आया, और प्लेटिनम कौन सी सीरीज का है? 3D 4D या 5D? 3D 4D या 5D? ये 5D का है. क्या इसके साथ एवरी लिगेंड एक्ट एज अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड? मतलब लिगेंड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है. इसका मतलब बताइए. मैंने एक एग्जांपल लिखवाया था. प्लेटिनम +2 में हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, क्या ये sp2 स्क्वायर प्लेनर होगा क्या? बिल्कुल, डायरेक्ट बोल रहा है स्क्वायर. dsp2 बताइए, इनर या आउटर? अच्छा, क्या ये लो स्पिन होगा?
क्या डायमैग्नेटिक होगा? दाया, नो स्पिन, म्यू का वैल्यू 0। वेरी गुड। ये नहीं लिखवाया मैंने, नोट पे लिखवाया। मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था आपसे। इधर देख बेटे, इधर देख जल्दी। 1 2 3 4। चल बेटे इधर देख जल्दी। ये देख, बताइए, सोच के बोलना रे छोरा, बातें नहीं करने का। इधर देखो, सिर्फ अपन बातें नहीं करने आए। इधर देखो, आपस में नहीं। बताइए, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड? कितना लोन पेयर दे रहा है? सिग्मा डोनर है, सिग्मा डोनर है, सिग्मा डोनर है। कैसे पता चला सिग्मा डोनर है? लोन पेयर है। ये बताइए, सिग्मा डोनर या पाई डोनर? पाई डोनर है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही। अच्छा, क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है क्या? देगा भी और देगा भी और कहां लेगा? एबीएमओ या डी? अच्छा, सीओ कहां लेगा? अच्छा, मैं लिख, ये साइनाइड कहां लेगा? बेंजीन, ये 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 तो लिगेंड ही। लेना तो दूर की बात है, पहले देगा ही नहीं, क्योंकि ना तो लोन पेयर है और ना ही पाई है। यस, अंडरस्टूड बात है। जब तक लिगेंड की तरफ बिहेव करेगा नहीं, तब तक एक्सेप्ट करेगा कैसे? और यहां पर ना तो पाई है और ना ही लोन पेयर है, तो जल्दीबाजी मत कर, है ना? जल्दीबाजी अच्छी बात, आराम से धीरे धीरे। बताइए कहां लेगा, डी या एबीएमओ? हाँ, डी। वेरी गुड। ये बता बेटे, ये बता बेटे, हाँ, क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? ये ऑर्गेनोमेटालिक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से ये मेटलॉइड जुड़ा हुआ है। सही है बात? चलो, ये तो आता है आपको, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा जानकर बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ इधर, एक बार फिर से देखिए। बताइए ये क्या है, सिग्मा डोनर या पाई डोनर? दिस इज पाई बॉन्डेड ओएम्स। सही है बात? जाए से आ जाए इधर, नाम पढ़ पहले। क्या लिखा है? इसका नाम बता दे। लहरा गया ना बेटे, लहरा गया ना बेटे। नाम बोलो। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। नाम बोल दोबारा। अरे ऑनलाइन वालों, नाम बोला करो घर पे। बार बार बोलिए, 10 बार बोलिए, 50 बार बोलिए, याद कैसे नहीं होगा? याद होना बहुत। नाम बोल दोबारा, सोच के बोलना। क्या ये रेजोनेंस है क्या? ये प्लेनर है, एरोमेटिक है, हकल रूल फॉलो कर रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या रेजोनेंस हो रहा है? अंदर रेजोनेंस करवा दूं क्या? बताइए, ये सही बनाया है गलत? सोच के बोलना। सही है या गलत? गलत। क्या अब सही है क्या? क्या क्या बात है, क्या है? प्लेनर या नॉन प्लेनर? चलिए, क्या दे रहा है ये, सिग्मा डोनर या पाई डोनर? क्या Fe2 प्लस बीच में फंसा हुआ है क्या? और ऊपर नीचे प्लेनर रिंग। सोचो आप, सैंडविच की याद आ रही है? अरे सैंडविच की याद आ रही है? बस ये वही है, 2 प्लेनर, बीच में आयरन, ब्रेड। सही है? दिस इज सैंडविच कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं? तो नाम पहला लेना है, फेरोसिन। क्या नाम? एक और नाम बोलेंगे, क्रोमोसिन। क्रोमो, चलिए क्रोमोसिन में आपको फिर से कुछ बात बताओगे मुझे। अच्छा, ये ईटा क्या है? क्या ये हेप्टेसिटी है? अच्छा, बेंजीन प्लेनर नॉन प्लेनर? प्लेनर है। वेरी गुड। और 2 प्लेनर के बीच में बेटे क्रोमियम फंसा। क्या दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सैंडविच कंपाउंड?
बताइए, सोच के बोलिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने एलपी? कितने एलपी? 3 और 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सही है ना बात? ये पहले याद होना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है। बताइए, ये सिग्मा डोनर या पाई डोनर? पाई बॉन्डेड ओएमसी। सिग्मा डोनर, पाई डोनर, पाई बॉन्डेड ओएमसी। सही है बात? सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी, पाई डोनर, पाई बॉन्डेड ओएमसी। और तीसरी बात करेंगे, पहले इसको लिखो, अब जगह नहीं है, क्या मतलब? जल्दी से लिख लीजिए, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। फेरोसिन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फेरोसिन में आयरन 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब 3 एलपी 1 देगा, तो 2 देगा 6 एलपी। 6 एलपी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और 6 इलेक्ट्रॉन कहां से आया? 2 पाई है और एक नेगेटिव है। 2 पाई एक नेगेटिव, तो 2 पाई में 4 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। एक देगा 3 लोन पेयर, तो 2 देगा 6 लोन पेयर। 6 लोन पेयर का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सेम एज बेंजीन। दो टाइप, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, ओएमसी। दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? इधर तो झुक झुका के देख लेना यार, क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा वो बताओ, 5 रुपए के तुरतुरे में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ऐसी कौन सी गैस है जो फूड प्रिजर्वेटिव है? अच्छा, NO2 फूड प्रिजर्वेटिव क्यों नहीं है? NO2 फूड प्रिजर्वेटिव क्यों नहीं है? दिमाग लगा भाई। NO2 को आप एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज में लोगे, तो कम टेम्परेचर मिलते ही वो डाइमराइज हो जाएगी, और डाइमराइज होते ही वो लिक्विड बन जाएगी। लिक्विड बनते ही वो फूड को खराब कर देगी, गला देगी फूड को। इसलिए SO2 डाइमराइज होने की टेंडेंसी रखता नहीं, इसलिए SO2 फूड प्रिजर्वेटिव है, पर NO2 नहीं। ऐसी कौन सी गैस है जो नेस्लर रिएजेंट के साथ ब्राउन पीपीटी देती है? अमोनिया। अच्छा, ऐसी कौन सी गैस है जो लेड एसिडेट पेपर को ब्लैक करती है? H2S। अच्छा, ऐसी कौन सी गैस है जो एसिडिफाइड KMnO4 को डिकलराइज करेगी? ऐसे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, SO2 एंड CO2। बराइटा वाटर टर्न्स मिल्की, SO2 CO2, दोनों का टेस्ट है। SO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, दोनों है। ओजोन, ओजोन का बनना, ओजोन का बनना एंडो या एक्सो? एक्सो नहीं, एंडो, क्योंकि टूटना एक्सो है। ओजोन का डिकम्पोजिशन एक्सो है, इसलिए फॉर्मेशन एंडो है। तभी तो एक्सप्लोसिव होता है। इसलिए ओजोनाइजर में ओजोन 10% ही बनाई जाती है, ज्यादा बनाओगे एक्सप्लोजन हो जाएगा। यही तो दिक्कत है। ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या एरोसॉल्स है? एरोसॉल्स या फिर सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स, दोनों। हाँ, CFC या फिर फ्रियॉन्स। ये ऐसे एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन जो है इस तरीके से आ सकते हैं। कभी कभार जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल गैस ऐसे। क्या ये पढ़ाई तो रहे हैं केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ? अभी मैं इसके अंदर एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा ना, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, इंसुलिन, क्लोरोफिल,
लेड पॉइजन को रिमूव करने के लिए कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफी के अंदर मॉन्स प्रोसेस NiCO4, तो ये यही तो एप्लीकेशन है, इसलिए तो पढ़ते हैं। अब उन लाखों करोड़ों एप्लीकेशन में से हम गिरी चुरी पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विल्किंसन कैटलिस्ट है ना, रोडियम वाला, जो करवाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, तो वो भी इसकी एप्लीकेशन है। तो हम एप्लीकेशंस के लिए तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर इसलिए तो है सिलेबस में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एवरीडे लाइफ, वाटर, आइस, मिथाइल अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है, बेहतरीन। वॉन डोल फोर्सेस, ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, तो बहुत एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री की, इस वजह से ये चैप्टर हैं अपने, वरना मतलब क्या था इन चैप्टर्स का। अच्छा, वो जो नाइट्रोजन जो वो अंकल चिप्स में इनमें भरी जाती है, वो इसी बात के पैसे हैं नाइट्रोजन के, वो तुरतुरे के नहीं है, वो उसके पैसे हैं नाइट्रोजन। और दूसरी बात, नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है, सस्ती पड़ती है, कमर्शियली बहुत इजीली बनाया जा सकता है। और कमर्शियली बनाने का तरीका फ्रॉम एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, याद है? बिल्कुल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो वही रह जाएगी, जिसका कम होगा वो लिडाइल होकर बाहर आ जाएगी। ये इसलिए सस्ती पड़ती है, एयर से बनाते हैं, वरना यूज में तो आप कुछ भी ले सकते हैं, पर वो महंगे पड़े, क्या फायदा। फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस हो, रेड फॉस्फोरस हो, पॉइजनस ही होते हैं। फॉस्फोरस होता ही पॉइजनस है। बताइए ज्यादा स्टेबल कौन है, ब्लैक, रेड या व्हाइट? सबसे कम स्टेबल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्या इसका रीजन एंगल स्ट्रेन है? अच्छा, व्हाइट फॉस्फोरस पानी में सॉल्युबल है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में, पर पानी में सॉल्युबल, इसलिए उसकी वो पानी में स्टोर कर सकते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस को स्टोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिएक्टिविटी कम करने के लिए, वरना वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, खुला छोड़ दो तो जल जाएगा वो। लेकिन थर्ड कैटेगरी सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी, कैटेगरी नंबर थर्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी। और ये सब एग्जांपल सबको पता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी सबको पता है एग्जांपल। सिग्मा एंड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बताइए जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों एक साथ बनते हैं, याद है ये? बताइए, क्या इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग है? सिग्मा भी और पाई भी, जैसे सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी। FeCO5 मतलब ऑल मेटल कार्बोनिल्स सिनर्जिक बॉन्डिंग की कैटेगरी में आते हैं, पर ओनली मेटल कार्बोनिल्स, नॉट अदर्स। ये सिर्फ मेटल कार्बोनिल्स के लिए है, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब मैं यहां पर लिखूंगा और आप चेक करेंगे ओएमसी है या नहीं, उसको लिख लो टाइप को, और फिर मैं यहां पर चेक भी तो करके देखे ना यार। अपन ये सब पढ़ रहे हैं, पर मान लीजिए 4 ऑप्शन में चेक करना ही आ गया और वही नहीं आया क्वेश्चन हमको, क्या मतलब निकलेगा इस बात का? फिर खेल खत्म, क्या मतलब है फिर? सीधी सी बात है। चेक करिएगा, स्कोर छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। राइट और क्रॉस लगा देना बस, राइट और क्रॉस। तू लिखना क्या कर रहा है, ऐसे क्या करता है? खुलेआम चल रहा है, ऐसे कैसे?
चेक करो सिर्फ एक छोटा सा आइडिया, देखते क्या करते। गलत बात, ऐसे नहीं करते बेटे। सुधर जाओ थोड़ा, कूट दिए जाओगे। ऑल मेटल कार्बोनिल के ऊपर लिखा है ओनली, ओनली मेटल कार्बोनिल्स पे। चलिए आंसर बताइए जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, इतनी देर से उस पर राइट क्रॉस से लगाना है। बताइए पहले वाला। बोलो, होगा नहीं होगा? हाँ भैया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन से कम है, मतलब इसका मतलब ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। यही तो बात है, पहचानोगे नहीं तो आएगा कैसे आंसर? और मान लीजिए इन्हीं में से कोई ऑप्शन आ गया, लहरा जाओगे बेटे चारों तरफ से। खेल खत्म। दूसरा बताओ, है या नहीं? सॉल्ट है, सॉल्ट ऑर्गेनोमेटालिक होते नहीं है, सिग्मा और पाई बॉन्डेड पढ़ रहे हैं ना। तीसरा नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन से अटैच नहीं है, ऑक्सीजन बीच में आ रहा है। ये बताइए, नहीं, ओनली मेटल कार्बोनिल्स, नॉट साइनाइड। यही तो बात है, ये साइनाइड में नहीं, ओनली मेटल कार्बोनिल्स ओनली। नहीं है सिंपल, आसान तरीका चेक करने का। ये बताओ ये है या नहीं? है या नहीं है? नहीं है, कार्बाइड आयनिक, सिग्मा पाई बॉन्डेड बोल तो रहे हैं हम लोग, ऐसे चेक करना है बेटे। ये बताना बेटे ये है क्या, ये बताना, ये जल्दी बोल। वाह, रिएजेंट है भाई, एक्स चढ़ा के सीएल लगा दिया सिर्फ। यहां पर फ्लोरीन नहीं आता क्या? कभी देख सुना नहीं सर, हमेशा आरएमजी सीएल ही सुना है, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं सुना। ब्रोमीन आयोडीन सुना है, ब्रोमीन तो सुना है, आयोडीन नहीं सुना। और हम तो जो सुनते हैं सर वही मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई एग्जिस्ट, बस सबसे बेटर ऑप्शन है। लिखा इसके नीचे, लिखेंगे, हेडिंग डालिए, एप्लीकेशंस। आइए एप्लीकेशन लिखते हैं, जो जरूरी है वो लिखवा देता हूं, 10 15 20 जरूरी है। यार अरे बहुत सारी एप्लीकेशन है, वास्ट एप्लीकेशन है इस चैप्टर की, और अपन वही पढ़ रहे हैं जो सिर्फ अपने काम का है। लेकिन नंबर 1, अरे दादा कितने हैं गंदे हैं लोग। नंबर 1 फोटोग्राफी, सबसे पहले सबसे काम की चीजें पढ़ा रहा हूं, लाग लपेट नहीं। फोटोग्राफी, अच्छा एक चीज बताइए मुझे, पुरानी बात पूछने का समय आ गया, क्योंकि यहां पर वही बात काम में आ रही, सोच के बोलना। आपने, आपको याद है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, उसके एस्टिमेशन में स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? हाइड्रो, क्या उसमें मैंने हाइपो सॉल्यूशन लिया था? हाइपो सॉल्यूशन एक्ट एज अ, याद है? याद है वो रात जब करी थी हमने बात हाइपो सॉल्यूशन की? वो रात ही तो थी, 4th लेक्चर था। अंधेरा हो गया था ना बेटा, अंधेरा होता है हम तो रात समझ लेते हैं। आइए
देखिए अब ध्यान देना, अच्छा ध्यान क्या देना, पहले लाइन लिखो यार, इस सम्मान में कुछ 200 लाइनें तो डालो। लिखें अनडिकम्पोज्ड, अनडिकम्पोज्ड ACBR, undecomposed ACBR, undecomposed ACBR can be removed, can be removed from photographic plate, can be removed from photographic plate by using hypo solution, by using hypo solution, by using hypo solution। अब देखिए बहुत सिंपल बात है, आसान बात है। फोटो खींचा, फोटो खींचने के बाद नेगेटिव फिल्म तैयार होगी, फोटोग्राफ को डेवलप करना है। डेवलप तभी हो सकता है जब ACBR की लेयर को वहां से हटाओ। ACBR की लेयर अनडिकम्पोज्ड है, नॉर्मली नहीं हटेगी, हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ने के लिए उस नेगेटिव फिल्म को आप क्या करोगे, हाइपो सॉल्यूशन में डिप करोगे, मतलब हाइपो सॉल्यूशन से वॉश करेंगे। वॉश करेंगे तो हाइपो सॉल्यूशन क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा, इसका मतलब फोटोग्राफी के अंदर हाइपो सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखे। इन दिस रिएक्शन हाइपो सॉल्यूशन एक्ट एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में हाइपो सॉल्यूशन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो काम करता है ये। देखें इन दिस रिएक्शन, in this reaction hypo solution act as a, in this reaction hypo solution act as a complexing agent। what is the meaning of complexing agent, कॉम्प्लेक्स बनाने वाला, और ये कॉम्प्लेक्स बना दिया इसने। यहां पर रिएक्शन रिडॉक्स नहीं हुई है, यहां पर कॉम्प्लेक्स बना है, और जो आपका एस्टिमेशन प्रोसेस था वहां पर रिडॉक्स हुई। तो दो काम करता है हाइपो सॉल्यूशन, एक रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ये दो काम करता है, ध्यान रखना। फोटोग्राफी में पूछे तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, एस्टिमेशन में पूछे रिड्यूसिंग एजेंट, और ये फोटोग्राफी में पूछा जा चुका है। दूसरा कॉम्प्लेक्स पूछा जा चुका है, याद रखना। सिल्वर +1 क्या है, मोनोवेलेंट या बाइवेलेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बना के रखना है। समझ गए ना, कहीं पर भी सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बने +1 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनाइएगा। सीधा सा बात बोल रहा हूं मैं आप। अगला लिखो, ये लिख लो, हाँ पहले ये लिख लो, ये लिख लो, अगला मैं लिख देता हूं तब तक। फोटो सेंसिटिव है ना, फोटो सेंसिटिव है इसलिए HNU का मतलब तो यही है ना। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, जो एप्लीकेशन लिखवा रहा हूं जरूर पढ़ के जाना, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार ये नीट वाले मैच दी कॉलम खेल लेते हैं, और मैच दी कॉलम में क्या लिखा होगा, इधर लिखा होगा फोटोग्राफी फिक्सिंग, आपसे पूछेगा इसका मैच करिए कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो वो आपको आंसर देना है। इधर लिखा होगा मॉन्स प्रोसेस, बोलेगा मैच करिए कौन सा कॉम्प्लेक्स है। इधर लिखा होगा मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, मैच करिए। इधर लिखा होगा लेड पॉइजन, मैच करिए रिमूव किससे करते हैं। तो ये मैच दी कॉलम खेलता है वो, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अगला लिखो AGCL and AGBR PPT। Point number 2, AGCL and AGBR PPT are soluble in ammonia। AGCL and AGBR PPT are soluble in ammonia or NH4OH solution
ammonia or NH4OH solution due to the formation of soluble complex. Due to the formation of soluble complex. रिएक्शन लिख दो। तो AgCl और AgBr PPT को अगर आप NH4OH में डालोगे या अमोनिया के सॉल्यूशन में डालोगे, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से डिसॉल्व हो जाएगा। इसी डिसॉल्व को एक और बात करूं, इसी डिसॉल्व फिनोमेना को लेकर बताइए, क्या ग्लास इज डिसॉल्व इन एक्सेस अमाउंट ऑफ HF? वो भी कॉम्प्लेक्स से सॉल्युबल। क्या गोल्ड एंड प्लैटिनम डिसॉल्व इन एक्वेरिजिया? वो भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो ये सॉल्युबिलिटी का फिनोमेना। अच्छा, उसमें बताओ तो सही, कौन सा कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है ग्लास वाले का? हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड। एक्वारेजिया का फॉर्मूला बताओ। 3 पार्ट ऑफ HCl, 1 पार्ट ऑफ HNO3 और दोनों कॉन्सेंट्रेट है। एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? क्रोमियम, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, बेरिलियम, ये कुछ मेटल नहीं करेंगे। कारण प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। स्पेशली याद रखना, बेरिलियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, ये याद रखना। और 5 मेटल एम्फोटेरिक तो मैंने बोले ही थे। एम्फोटेरिक मेटल याद है क्या? कौन कौन से है बोलो? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड। टिन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। बिल्कुल। चलिए अगला लिखे, CaEDTA-2, ये कॉम्प्लेक्स लिखो पहले। CaEDTA-2 is used to remove CaEDTA-2, ये कॉम्प्लेक्स is used to remove lead poison, is used to remove lead poison from human body, is used to remove lead poison from human body, is used to remove lead poison from human body। रिएक्शन लिखो। ये लेड पॉइजन कहां से आया? आप बायो में पढ़ते हो, प्लम्बो सॉल्वेंसी, पानी से आती है। बायो में पढ़ते हो, इकोलॉजी में आता होगा प्लम्बो सॉल्वेंसी। लेड के पाइप से पानी, तो लेड के पाइप में जब पानी गुजरता है तो वो पानी लेड को डिसॉल्व कर लेता है और लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है जो पॉइजनस है। उसी पानी को जब इंसान पीता है तो लेड पॉइजन जनरेट होता है। उसको रिमूव करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स काम में लेते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? लेड को सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में बदल देता है और कैल्शियम को रिलीज करता है और लेड पॉइजन को रिमूव करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ये बात बहुत जरूरी चीज है ये एप्लीकेशंस पे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। बोलने से पहले इसको पूछ लेता हूं आपसे, ये आपको याद है कि नहीं? पहले ये तो देखें। अभी आज छीलने का समय आ गया बेटे। अभी देखना बेटे, 2-4 तो इधर उधर निपटेंगे आज, देख रहा हूं मैं। आए, अभी एक छोटी चीज बताना, पुरानी चीज है, आंसर मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं आंसर आए और कंफर्म है आंसर। मुझे तो पता है, तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस हो या ना हो, मुझे तो है खुद पर। आइए बात कर, सोच के बोलिएगा। मैंने ये ऐसा लिखा, ध्यान देना। अच्छा, ऐसे नहीं लिखा, पहले रिएक्शन करवाते हैं। हटाइए, आइए बात करते हैं। सोच के बोलना, दिमाग लगाना। मैं पूछूंगा, सिर्फ आपको आंसर देना। कॉपर पर चार्ज बोलो बेटे। शाबाश बेटा। साइनाइड पे चार्ज बोलो। क्या साइनाइड को देखकर कुछ अजीब सा लगता है? क्या ये सूडो हैलाइड है? सूडो हैलाइड है? क्या पे चेक करना आता है? क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। सेल्फ को सामने वाले को, क्या कॉपर रिड्यूस होने को तैयार है? क्या +1 में जा सकता है? बना CuCl। बोलो, आया इसका बेटे,
पीपीटी। क्या आया? अब मैंने क्या किया, सुनना मेरी बात। मैंने किया इसमें केसीएन मिला दिया एक्सेस में, मिला दूं? अब बताइए, साइनाइड क्या फिर से बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट है, पर अब ये इससे नीचे रिड्यूस होने को तैयार, मतलब कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉपर आएगा +1 में। बोलो बेटे, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? तो पीपीटी डिसॉल्व हो गया। सही है बात? तो अब लिखो लाइन छोटी सी, when excess amount of KCN, when excess amount of KCN is added, when excess amount of KCN is added into, when excess amount of KCN is added into copper sulfate solution, first form insoluble compound, first form insoluble compound CuCN, first form insoluble compound CuCN, and after some time it converts into soluble complex, and after some time it is converted into soluble complex. रिएक्शन डाल दो। अब ध्यान रखना, कभी भी केसीएन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराओगे तो कॉम्प्लेक्स +2 का नहीं +1 का बनाओगे। +2 का तो अनस्टेबल बनेगा, +1 वाला स्टेबल बनेगा। कारण है रेडॉक्स हो जाना, बिकॉज साइनाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एसिड। ये ध्यान रखना, स्पेशली रिएक्शन करवाओगे तो डायरेक्ट कॉपर 2+ का कॉम्प्लेक्स नहीं, +1 वाला कॉम्प्लेक्स बनाना है कॉपर के लिए। +2 वाला बना के आ जाओगे गलती हो जाएगी, +1 वाला बना के आएंगे बिल्कुल सही रहेगा। +2 +1 क्या भाई? ये देखो, अभी फिर से ये रिड्यूसिंग एजेंट है, पर ये अब कॉपर +1 इससे ज्यादा रिड्यूस, तो फिर उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉम्प्लेक्स बन गया, और यहां पर हो सकता था इसलिए ये इस पे चला गया, फिर कॉम्प्लेक्स बन के सॉल्युबल, ये बोल रहा था। इसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला, इसके बाद सिर्फ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। और ये बोला था कि कभी भी कॉपर 2+ की रिएक्शन कभी भी साइनाइड से कराओ, कॉम्प्लेक्स हमेशा +1 वाला बनेगा, +2 वाला कभी नहीं, ऑलवेज +1। इसके नीचे लिखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिए, साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड, cyanide complexes are used for electroplating of, cyanide complexes are used for electroplating of gold and silver, electroplating of gold and silver, due to the formation of highly stable complex, due to the formation of highly stable complex, due to the formation of highly stable complex, complex लिख दो एग्जांपल के तौर पर, और ब्रैकेट में लिखो इस प्रोसेस का नाम, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, जिसे साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं, और ये मेटलर्जी के अंदर बताया जाता है, पर एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स की है, और ये पढ़कर जाना है, इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली पूछा जा चुका है, एक बार सिल्वर का पूछा था, एक बार गोल्ड का पूछा, इसलिए बहुत जरूरी है। मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस या फिर बोलेंगे साइनाइड प्रोसेस, एक ही बात है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट,
विल्किंसन कैटलिस्ट फॉर्मूला लिखो यहां से, RHCl PPH3 whole thrice, रोडियम पर चार्ज है +1. Every ligand acts as a strong field ligand with 4D and 5D. Wilkinson catalyst is used in hydrogenation of alkenes. Wilkinson catalyst is used in hydrogenation of alkenes. In hydrogenation of alkenes. Polymerization में Ziegler-Natta, hydrogenation में Wilkinson. Next point लिखो बेटे. Next point. Next point में लिखे. Test of copper 2 plus ion. Copper 2 plus ion. Copper 2 plus ion. आओ बताना मुझे फिर से. Copper 2 plus salt ले लिया. इसको मिला दिया मैंने किसके साथ? K4Fe CN6 के साथ. बताइए पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव, सोच के बोलना, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? ये पोटेशियम यहां से इसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर जुड़ेगा. कॉपर जुड़ेगा तो कितने, 4 पोटेशियम है, कॉपर कितने आएंगे? 2, और बनेगा FeCN6. सही है. इसका आता है चॉकलेट ब्राउन पीपीटी. कौन सा पीपीटी आया? चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आने का मतलब कॉपर 2 प्लस आयन प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट है. ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, कॉपर 2 प्लस आयन. लिख लो. कुछ 15-20 ही पढ़ा रहा हूं सिर्फ. सिलेबस में 100-200 है, इतना ही ठीक है. पढ़ के नहीं जाया फिर क्या मतलब कोई. चॉकलेट ब्राउन पीपीटी से याद आए कभी भी कुछ भी, कॉपर 2 प्लस आयन का टेस्ट. अगला लिखे. टेस्ट ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस. Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस. टेस्ट ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस. याद कैसे रखोगे देख लो, क्योंकि याद ही रखना है. सुन लो. 2 प्लस के लोग, 2 प्लस के लिए लोगे 3 प्लस, और 3 प्लस के लिए लेंगे 2 प्लस. बस ये याद रखेंगे. क्या बोला मैंने? 2 प्लस के लिए 3 प्लस, 3 प्लस के लिए 2 प्लस. देखना 2 प्लस का टेस्ट करना है, मैंने 3 प्लस ले लिया. देख लो आप आराम से. ये देखो बेटा. और अगर मुझे 3 प्लस का टेस्ट करना है, मैंने 2 प्लस ले लिया. सही है बेटे. आई बात समझ? आइए अब देखते हैं. बताइए विच वन इज मोर रिएक्टिव, पोटेशियम आयरन? हाँ, डिस्प्लेस. आयरन जुड़ेगा इधर. अब सोच के बोलना. आयरन इधर जुड़ा, नाम चाहिए मुझे. आयरन इधर जुड़ा, ये साइनाइड 6 आया. अंदर वाले पर 3 है, बाहर वाले पर 2 है. इस पर 2 तब आएगा जब ये 2 होगा. इस पर 3 तब आएगा जब ये -3 होगा, और ये -3 तब आएगा जब यहाँ 3 होगा. नाम बोलो. रशियन ब्लू या टर्न्स बुल्स ब्लू? टर्न्स बुल्स ब्लू. सही है. अगला वाला देखना. ये +2 डिस्प्लेसमेंट. Fe साइनाइड 6. ये 2 प्लस तब आएगा जब यहां पर -4 होगा. ये 3 प्लस तब आएगा जब यहां 3 होगा, और 4 माइनस तब आएगा जब यहां 4 होगा. नाम बोलो. रशियन ब्लू. आईपीएस. इसका कॉमन नाम, वो दूसरा नाम याद है? फेरोफेरी. बताइए ऊपर वाले का बताओ. फेरोफेरी. निचला फेरी फेरो. बाकी आईपीएससी आप लिख लेंगे. ठीक है. इसका नाम क्या है? टर्न बुल्स ब्लू. सही है बेटे. अच्छा याद कैसे रखोगे बताओ फिर से. 2 प्लस के लिए 3 प्लस, 3 प्लस के लिए बस. ये इस तरीके से आपको याद रखना.
अगर यहां पर मैंने और ज्यादा अमाउंट में ये मिला दिया ना बेटा चुपचाप, अगर ये तो अभी मैंने 1 to 2 ड्रॉप डाला है, 1 से 2 ड्रॉप, अगर मैंने ये फिर से डाल दिया ना बेटा इसमें, खेल खत्म हो जाएंगे बेटे। ये हो जाएगा कुछ अजीब सा हो जाएगा, ये अजीब सा हो जाएगा, इसे बोलते कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो आप, और दोनों का कोलाइडल सॉल्यूशन एक जैसा बनेगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आएगा सिर्फ। अब कोलाइडल सॉल्यूशन तुमने पढ़ा होगा शायद, या नहीं पढ़ा? कहां पढ़ा है? हाँ, सर्विस पढ़ लिया तुमने? अच्छा, वेरी गुड। तो फिर तो कोलाइडल सॉल्यूशन आता होगा तुम्हें, आता है क्या बेटे? वेरी गुड, समझ गए होंगे फिर तो, क्या दिक्कत ही नहीं। इसका कोलाइडल सॉल्यूशन या इसका कोलाइडल सॉल्यूशन एक जैसे बनेगा, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला बनता है यहां पर। यही खासियत है कोलाइडल सॉल्यूशन, देखकर पता ही नहीं चलेगा किसका कोलाइडल सॉल्यूशन, एक जैसे बनेंगे, यही तो खासियत है कोलाइडल सॉल्यूशन की, कि देखकर कुछ बोल ही नहीं सकते उसको। हाँ, खेल खत्म हो जाता है। पोटेशियम थायोसाइनेट, FeSC and whole thrice, blood red color, blood red color, मतलब Fe3 plus ion present, Fe3 plus का टेस्ट है ये, ब्लड रेड कलर। काफी समय पहले ये PMT के अंदर आया था कि ब्लड रेड कलर किसका आता है, किस आयन की वजह से आता है, तो बोल रहा है Fe2 प्लस। रोजी रेड किसकी वजह से आता है, निकल 2 प्लस। सल्फाइड आयन के टेस्ट में क्या आता है, क्या काम आता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन के टेस्ट में राउंड रिंग कॉम्प्लेक्स। Fe2 प्लस के लिए 3 प्लस, 3 प्लस के लिए 2 प्लस, बनेगा प्रेशियन ब्लू या टर्न्स ब्लू। और ज्यादा मिलाओगे कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन कितनी ही बोरियत वाली हो, पढ़कर जानी है। कुछ भी कर लो इसमें, लिखकर याद करो, कैसे भी याद करो, डजंट मैटर, पढ़कर जाओगे। कुछ भी चीज आ जाएगी साहब, दिक्कत हो जाएगी फिर। इसके नीचे लिखो, ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं, इतनी तो जरूरी है ना यार, क्वेश्चन करोगे कैसे पढ़ना फिर। देखिए, छोटी छोटी चीजें लिख लो एक, क्योंकि समय कम है तो अब छोटी छोटी चीजें, फिर बड़ी चीज अगली बार लिखो, अभी छोटी छोटी लिखो। क्लोरोफिल मैग्नीशियम, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, क्लोरोफिल की स्पेलिंग नहीं आती बेटा, डैश डैश लगा दे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है मतलब, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं। आगे लिखो, हेमोग्लोबिन, आयरन, मायोग्लोबिन, आयरन, मायोग्लोबिन, आयरन, मसल्स में है ना, हाँ। इंसुलिन, जिंक, इंसुलिन, जिंक, विटामिन B12, कोबाल्ट। नेक्स्ट, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जिंक, बहुत ही 3-4 ही। वैसे भी आज तक ये क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन ही पूछा गया है, इससे ज्यादा तो पूछा भी नहीं गया। जो पूरी पूरी बायो इंडस्ट्री को याद है। इसके नीचे लिखो, ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। इसकी बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ब्राउन रिंग टेस्ट आज बहुत लिख लिया तुम लोगों ने, हाथ दर्द हो रहा हो। ब्राउन रिंग टेस्ट, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है बात। आज के लिए इतना ही काफी है।
और फिर इसको लिखा के आइसोमेरिज्म की बात करेंगे फिर। हाँ हाँ, चलिए बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।